हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर गाइडेंस में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं ओ लेवल का थर्ड पेपर यानी कि M3R4 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज का जुलाई 2017 का पेपर। तो आप लोग कॉपी पेन ले लेंगे और साथ साथ में सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो पाए। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से पूछे गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है आज का वीडियो। तो आप लोग तैयार हो जाए, तो चलिए आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और हम शुरू करते हैं। पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। ये कह रहा है कि सी लैंग्वेज के लिए इनमें से कौन सा गलत विवरण है। यानी कि आपको नीचे 4 कमेंट्स दिए गए हैं, बताया जा रहा है कि इनमें 4 में से कौन सा गलत है। तो पढ़िए और बताइए। देखिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सी कंपाइलर ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट को सपोर्ट करता है। दूसरा कह रहा है सी कंपाइलर हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट को सपोर्ट करता है। तीसरा कह रहा है सी कंपाइलर बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट को सपोर्ट करता है। और डी कह रहा है सी कंपाइलर डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट को सपोर्ट करता है। कौन सा सही है इसमें? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बताइए। देखिए इसका सही आंसर है सी नंबर। कौन सा? सी नंबर। कैसे? अब कहीं कैसे? देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब भी आप प्रिंटर में कोई भी चीज आउटपुट लेना चाहते हो तो आप परसेंट, नॉर्मली परसेंट डी लगाते हैं। क्यों? इससे आपको डेसिमल इंटीजर्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? डेसिमल इंटीजर्स। ठीक है। अगर आपको ऑक्टल में लेना है तो आपको क्या करना है? परसेंट ओ करना है। इससे क्या होगा? आपको ऑक्टल इंटीजर्स आउटपुट में मिल जाएंगे। अगर आपको हेक्साडेसिमल लेना है तो आपको क्या करना है? परसेंट स्मॉल एक्स या परसेंट कैपिटल एक्स करना है, जिससे आपको हेक्साडेसिमल आउटपुट में मिल जाएगा। यानी कि आपको डेसिमल आउटपुट में मिल सकता है, ऑक्टल मिल सकता है, हेक्साडेसिमल नहीं मिल सकता है, लेकिन क्या नहीं मिल सकता? आपको बाइनरी आउटपुट नहीं मिल सकता। यानी कि जो सी कंपाइलर है वो बाइनरी कांस्टेंट्स को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जवाब दीजिएगा। पढ़िए यहाँ पे आपको एक कोड दिया है, आपसे पूछा है इसका आउटपुट क्या होगा, बताइए। देखिए ये कोड, बताइए इसका आउटपुट, फिर जल्दी बताइए। तो चलिए समझते हैं इस बार, हो सकता है आपने बता दिया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। आप इसे नॉर्मली 1 और 0 कर लोगे, लेकिन आप एक चीज भूल गए कि ये सिंगल कोट्स देख रहे हो। सिंगल कोट्स आपको पता है सी लैंग्वेज कब लगाते हैं? सिंगल कोट्स हम सी लैंग्वेज तब लगाते हैं जब मुझे कैरेक्टर कांस्टेंट बताना। क्या बताना? कैरेक्टर कांस्टेंट। तो यानी कि 1 और 0 नहीं है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट्स है। और कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब ये तो इंटीजर है और ये कैरेक्टर है, तो इनका क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे टाइप कास्ट। क्या हो जाएंगे? टाइप कास्ट। टाइप कास्ट मतलब ये अपना जो कैरेक्टर है ना, ये अपने इंटीजर रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसका इंटीजर रूप क्या होता है? इसकी आस्काई वैल्यू, इसकी आस्काई वैल्यू। और 1 की आस्काई वैल्यू क्या है? 49। क्या है? 49। तो इसको रियल कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 49 और 48। तो यहाँ क्या बचा? 1 बचा। ओके, यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। ए का वैल्यू कितना होता है? 97। कितना होता है? 97। आस्काई वाला टेबल देख लीजिएगा। बी का कितना होता है? 98। कितना होता है? 98। तो यहाँ कितना बचा? -1। कितना बचा? -1। तो यहाँ क्या होगा? 1 प्लस -1, और 1 प्लस और -1 और -1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? रिजल्ट में 0 आएगा ना। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। क्या प्रिंट होगा? 0 प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? 0 प्रिंट होगा। आप अपना कोई आंसर चेक कर लीजिए क्या है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.3 ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपका। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिपीट हुए हैं। देखिए ये क्या कह रहा है? पॉइंटर प्लस प्लस समानांतर है। यानी कि आपको नीचे बहुत सारी वैल्यूज दी गई हैं और कहा गया है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये किसके बराबर है। तो देखो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आती है। आपके पास 2 स्टेटमेंट आते हैं। एक स्टेटमेंट आता है ये वाला, ठीक है, जब हम बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है। और आपके पास एक आता है ये वाला, जब हम इसके पहले इंक्रीमेंट लगाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? इससे कई बार पूछा जाता है। बताइए, बताइए, कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में? आप इसका आंसर बताइए। अच्छा सबसे पहले हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है कि ये जो पॉइंटर प्लस प्लस जो बाद में लगा हुआ है ना, ये एक्चुअली ये है ऐसे करके। मतलब ये क्या करेगा? आप जो इस वैल्यू को पॉइंट कर रहे हो उसके एक अगली जगह पे आपको ले जाएगा। ठीक है, इस जगह से इस जगह में ले जाएगा। यानी कि यहाँ पे एड्रेस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एड्रेस बढ़ेगा। और यहाँ पे इसका मतलब ये है,
आपको पता है कि जब भी पॉइंटर से पहले एस्टेरिस्क लग जाता है तो क्या हो जाता है वैल्यू, मान लीजिए इसमें 3 रखा था, क्या रखा था 3 रखा था, ठीक है, और ये इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये वाली ये क्या करेगा, ये एड्रेस बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, एड्रेस बढ़ाएगा, ठीक है, और ये वाला क्या करेगा, जब पहले लगा हो तो ये वैल्यू बढ़ाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, वैल्यू बढ़ाएगा। तो ये किसके बराबर हुआ, ये एड्रेस प्लस कर रहा है ना, तो देखो एड्रेस प्लस कहां हो रहा है, देखिए ए नंबर में हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है, ए नंबर। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको 1.4, और ज्यादातर लोगों ने सही भी बताया होगा, उम्मीद है। तो देखिए अगला क्या है 1.4, निम्नलिखित में सी में उपयुक्त स्टोरेज क्लास नहीं है। स्टोरेज क्लास वाला वीडियो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपसे स्टोरेज क्लास पूछा, कौन सा नहीं है बताइए, चलिए फटाफट बताइए कौन सा स्टोरेज क्लास नहीं है इसमें। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, जो भी बताया डीसीसी, जिसने भी डीसीसी बताया बिल्कुल सही है। आपको पता है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होता है, स्टैटिक होता है, एक्सटर्नल होता है, बट डीसीसी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, डीसीसी। क्या है, डीसीसी इसका सही आंसर है, डीसीसी कोई स्टोरेज क्लास नहीं इसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आइडेंटिफायर बनाते समय नहीं कर सकते आप। आपने आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो आपके चैनल पे जल्दी आ जाएगा आपका। तो बताइए आइडेंटिफायर्स बनाते समय आप किसका प्रयोग नहीं कर सकते, स्पेस का नहीं कर सकते, डिजिट्स का नहीं कर सकते, अंडरस्कोर्स का नहीं कर सकते, या लेटर्स का नहीं कर सकते। इसका सही आंसर है कि आप आइडेंटिफायर्स में स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप अंडरस्कोर का कर सकते हो, डिजिट्स का कर सकते हो, लेटर्स का कर सकते हो, यानी कि आप ए अंडरस्कोर बी वेरिएबल बना सकते हो, आप A1 वेरिएबल बना सकते हो, आप A वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन A स्पेस B वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप किसका प्रयोग नहीं कर सकते, स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया, इतनी बार पूछा गया है कि आप सबको रट गया होगा इसका आंसर। आप अगर नहीं भी देखें, आप सारे पेपर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको रट जाएगा। डू व्हाइल लूप कम से कम कितनी बार चलता है, आप सबको पता है डू व्हाइल लूप कम से कम कितनी बार चलता है, बताइए जरा फटाफट कमेंट में। तो आप में से जिन लोगों ने 1 बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, आप में से जो लोग 1 सोच है तो उनका भी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व उदाहरण, हिंदी से सावधान। पूर्व उदाहरण का मतलब है प्रेसिडेंस, ठीक है। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी पिछले वीडियो में, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। नहीं देखा तो पिछले वीडियोस देखें। पूर्व उदाहरण यानी प्रेसिडेंस का यूज कब करते हैं, मैंने बताया था। एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस क्या करते हैं, चलिए आप इसका आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या होता है पूर्व उदाहरण प्रेसिडेंस से। यह क्या करता है, ये कौन सा ऑपरेटर बाएं से दाएं पहले चलेगा ये बताता है। एक प्रोग्राम में ऑपरेटर की स्थिति क्या है ये निर्धारित करता है। एक एक्सप्रेशन जब एक से अधिक ऑपरेटर है तो कौन सा पहले चलेगा ये बताता है। और एक्सप्रेशन की जांच करना वैध है या नहीं ये बताता है, यानी कि एक्सप्रेशन सही है या नहीं ये बताता है। क्या करता है प्रेसिडेंस, मैंने आपको बताया था, बताइए फटाफट इसका आंसर। प्रेसिडेंस क्या करता है, इसका सही आंसर है सी नंबर, जिसका भी सी आया है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब समझिए प्रेसिडेंस क्या होता है कि जब भी आपके किसी एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर है ना, तो कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा ये बताएगा कौन, प्रेसिडेंस, ठीक है। ये 2020 के एग्जाम में भी पूछा गया था, जनवरी 2020 के एग्जाम में भी पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नए नए क्वेश्चन आए हैं। ये डू व्हाइल वाला भी आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन भी रिपीटेड ही है। चलिए आगे समझिए 1.8, बताइए फटाफट इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रोग्राम को रन होने के लिए सबसे कौन से स्टेप सही है, पहले लिंक लोड कंपाइल एग्जीक्यूट, फिर कोड कंपाइल लिंक एग्जीक्यूट लोड, कोड कंपाइल लिंक लोड एंड एग्जीक्यूट, कंपाइल कोड लिंक लोड एंड एग्जीक्यूट, कौन सा सही है बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। आपको पता है कि जब भी आप सी प्रोग्राम बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले कोड लिखना होता है ना, और सबसे लास्ट में वो रन होता है। सबसे पहले आप कोड लिखते हो, उसके बाद वो रन होता है। तो आपको बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहाँ पे भी कोड और एग्जीक्यूट अगर सेम हो रहे तो आपको देखना है। लेकिन यहाँ पे देखिए सी नंबर में पहले नंबर कोड और लास्ट में एग्जीक्यूट, और कोई भी ऐसा आंसर है ही नहीं, तो इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर। आपको दिमाग ही नहीं खर्चना, ठीक है, आपको दिमाग खर्च ही नहीं करना। चलिए आगे देखते हैं 1.9, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए, इसका आउटपुट क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, एक नई समस्या है आपके लिए। यहाँ पे देखो 2 इफ चले हुए हैं,
ठीक है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं एल्स किसके साथ है? क्या आप बता सकते हैं एल्स किसके साथ है? नहीं बता सकते ना। क्या इसके साथ है? हो सकता है। क्या इसके साथ है? हो सकता है, लेकिन आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? इस समस्या को दूर कर सकते थे अगर आप यहाँ पे ये लगा देते, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये लगा देते तो ये इफ इसके साथ हो जाता, और यहाँ लगा के अगर आप यहाँ लगा देते तो इफ ये वाला एल्स इसके साथ हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं इसमें। तो ये क्या है, दोनों को आप ये समझ ही नहीं पाएंगे ये एल्स है किसके साथ। इस समस्या को कहते हैं डेंगलिंग एल्स समस्या, यानी कि जब किसी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में प्रत्येक इफ के लिए पर्याप्त एल्स स्टेटमेंट उपलब्ध ना हो। यहाँ पे देखिए दो इफ है लेकिन एल्स एक ही है, दो इफ है लेकिन एल्स एक ही है, दोनों ही नेस्टेड हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लॉक बना ही नहीं है, और जब ब्लॉक नहीं बनेगा तो दोनों कहेंगे ना ये मेरा एल्स है, ये मेरा एल्स है ना। तो जब किसी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में प्रत्येक इफ के लिए पर्याप्त मात्रा में एल्स स्टेटमेंट नहीं हो तो इस प्रकार की समस्या को क्या कहते हैं? डेंगलिंग एल्स समस्या कहते हैं, जिससे आपको रन टाइम एरर मिलेगी। क्या मिलेगी? रन टाइम एरर, यानी कि इसका आउटपुट आना चाहिए बट आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है, आउटपुट नहीं आएगा तो आपको क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? ब्लैंक स्क्रीन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डेंगलिंग एल्स समस्या समझ लो। जब प्रत्येक इफ के लिए पर्याप्त एल्स नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? डेंगलिंग एल्स। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, ठीक है, सही आंसर है डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 1.10। अब यहाँ पे समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण 1.10, इसका आउटपुट क्या होगा? समझो, पॉइंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस कोड का आउटपुट क्या होगा? फटाफट बताओ, इस कोड का आउटपुट क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। आई की वैल्यू क्या है? 2, और जे का वैल्यू क्या है? जे तो पॉइंटर है ना, पॉइंटर क्या करता है? किसी दूसरे का एड्रेस होल्ड करता है ना। और एड्रेस होल्ड करने के लिए यहाँ पे किसका एड्रेस लिया हुआ है? आई का एड्रेस लिया हुआ है, यानी कि अब इसमें क्या है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना। तो यहाँ पे समझो आई इंटू ये आपका मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, और ये क्या है? ये पॉइंटर है, ये क्या है? पॉइंटर है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? 2 इंटू, आपको पता है जब भी पॉइंटर के साथ एस्टेरिस्क लगा देते हो तो वो क्या करने लगता है? वैल्यू देने लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे इंटू ये, क्योंकि आई तो पॉइंटर है ही नहीं, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है? 2 प्लस यहाँ पे ये पॉइंटर है, पॉइंटर के आगे एस्टेरिस्क लगा है तो इसकी वैल्यू आएगी, क्या होगा? 2 होगा। तो समझो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 10, क्या आएगा? 10। आप इसे रन करा के जरूर देखें, इसका सही आउटपुट 10, ठीक है। किस किसने सही 10 बताया था उसका बिल्कुल सही है, जिसने भी 10 बताया था उसका बिल्कुल सही है, और अगर नहीं बताया तो आप चेक कर लीजिए कहाँ गलती कर रहे थे, समझ लीजिए इसको एक बार, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। जिसके नंबर बहुत अच्छे हैं वो 100% पास होने वाला है, ठीक है, और जिसको नंबर कम आए हैं वो मेहनत करे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगते हैं देखने में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 2 पॉइंटर वेरिएबल घटाए नहीं जा सकते। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो पॉइंटर वाले वीडियो जाके देख सकते हो, पॉइंटर वाले वीडियो मैंने आपको इसको क्लियर किया हुआ है, ठीक है। बताइए इसका आंसर सही या गलत, सही या गलत, जल्दी जल्दी बताओ। पॉइंटर वेरिएबल घटाए नहीं जा सकते, मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर वेरिएबल को आप जोड़ नहीं सकते, गुणा नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते, लेकिन घटा सकते हैं जिससे किसी 2 पॉइंटर के बीच की दूरी पता चल सके। तो ये गलत है, आप पॉइंटर वेरिएबल को घटा सकते हो, ठीक है। पॉइंटर वाला वीडियो चेक करो। आगे देखिए 1.0 डबल कांस्टेंट और फ्लोट कांस्टेंट का उदाहरण। भाई दोनों कैसे हो सकता है? दोनों नहीं हो सकता, या तो डबल होगा तो फ्लोट होगा, गलत है, बिल्कुल गलत है। आगे देखिए 2.3 हैज डिफाइन का प्रयोग सिंबलिक कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए कांस्टेंट आपके में 2 तरह के होते हैं, एक सिंबलिक कांस्टेंट और एक वेरिएबल कांस्टेंट। सिंबलिक और वेरिएबल, जब भी बात आएगी सिंबलिक कांस्टेंट की तो कौन डिफाइन करेगा? हैज डिफाइन, ठीक है, कौन? हैज डिफाइन, इसीलिए मैं इसका आंसर पहले बता दिया आपको, हैज डिफाइन। और जब भी वेरिएबल कांस्टेंट की बात आएगी तो कौन डिफाइन करेगा? कांस्ट। लिख लीजिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंबलिक कांस्टेंट मतलब हैज डिफाइन, और वेरिएबल कांस्टेंट मतलब CONST, कांस्ट कीवर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? हैज के साथ शुरू होने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? बताइए। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। चलिए आगे बढ़िए। कांस्ट एक कीवर्ड है जिसका प्रयोग सिंबलिक कांस्टेंट परिभाषित करने के लिए किया जाता है, यानी कांस्ट का प्रयोग करके आप सिंबलिक कांस्टेंट बना सकते हैं। बताइए सही है गलत, अभी बताया है, जल्दी बताइए सही या गलत, फटाफट टाइप कीजिए। सही या गलत? दरअसल ये आपका गलत है। अभी आपको बताया था
कि सिंबलिक कांस्टेंट बनाना हो तो हैज डिफाइंड, और अगर वेरिएबल कांस्टेंट बनाना हो तो कांस्ट। यहाँ पे क्या कहते हैं, सिंबलिक कांस्टेंट और कांस्टेंट बना सकते हो, नहीं बना सकते, ठीक है। आगे बढ़िए, 2 डायमेंशन एरे जो होती है उसमें जो आपको मेमोरी मिलती है वो 1 डायमेंशन एरे की तरह मिलती है। एक्चुअल में आप 2 डायमेंशन एरे बनाओगे लेकिन आपको जो मेमोरी मिलेगी वो 1 डायमेंशन में ही मिलेगी। बताइए ये बात सही है या गलत है, बताइए ये बात सही है या गलत है। 2.5 जल्दी जल्दी बताइए, 2.5 सही या गलत। ये गलत नहीं है, एक्चुअली ये सही है, ये सही है। क्यों, देखो समझो, आप 2 डायमेंशन एरे तो बनाते हो लेकिन जब आप उसको कंप्यूटर में जगह मिलती है तो उसे सीधा मिलता है, एक साथ मिलता है, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, एरे जब भी बनाओगे तो कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो उसे एक लाइन में मेमोरी मिलता चला जाएगा लगातार, रो और कॉलम में नहीं मिलेगा, कंप्यूटर में उसके रो ही में मिलेगा मेमोरी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए, एक पॉइंटर का जो आकार है वो किसी स्ट्रक्चर को पॉइंट करता है, मतलब आप कोई पॉइंटर है जो स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है तो उसका आकार स्ट्रक्चर के आकार पर निर्भर करेगा। बिल्कुल सही है, अगर कोई पॉइंटर स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है तो उसका साइज भी तो वही होगा जो स्ट्रक्चर का है। ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। आगे बढ़िए, एक यूनियन के सभी सदस्य वही मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है ये, ठीक है। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, आप समझ लीजिए इसको। मैंने आपको बताया है कि स्ट्रक्चर जो होता है उसके सभी मेंबर्स को अलग अलग मेमोरी लोकेशन मिलती है, जबकि यूनियन में सभी सदस्यों को एक ही मेमोरी लोकेशन मिलती है। तो ये सही है। चलिए अगला बताइए, फटाफट जल्दी बताइए आप लोग। ब्रेक कीवर्ड स्विच के स्ट्रक्चर में अनिवार्य है, मतलब कहना चाह रहा है कि अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो स्विच के स्ट्रक्चर चलेगा ही नहीं। बात सही है गलत। अनिवार्य का मतलब यही होता है कि अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो स्विच केस नहीं चलेगा। जल्दी बताइए सही है या गलत। बहुत बार रिपीट हुआ ये, सही या गलत। ये गलत, अनिवार्य नहीं है, जरूरी है। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको रन टाइम एरर मिलने वाली है, प्रोग्राम सही आउटपुट नहीं देगा। लेकिन अनिवार्य का मतलब कि नहीं लगाओगे चलेगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन आउटपुट गलत मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे समझिए, fprintf 2.9 fprintf फंक्शन का प्रयोग करके हम स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पर प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप fprintf फंक्शन का प्रयोग करते हो तो आप आउटपुट को डिवाइस यानी कि मॉनिटर पर प्रिंट कर सकते हो। सही या गलत, जल्दी बताइए सही या गलत। कई बार रिपीटेड है, जल्दी बताओ सही है या गलत है। सही या गलत। ये गलत है, क्या है, ये गलत है। क्यों, fprintf के जरिए आप फाइल में लिख सकते हो, प्रिंट नहीं कर सकते। फाइल में लिख सकते हो, प्रिंट नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, जब प्रोग्राम में निर्धारित आकार की लिस्ट हो, यानी कि आप लिस्ट का मतलब क्या होता है, आपको निर्धारित मात्रा में डेटा लेना है, आपको मात्रा पता है 100 लेना है, 50 लेना है, 200 लेना है, तो लिंक लिस्ट के बजाय आपको एरे का प्रयोग करना होगा, ज्यादा बेहतर होगा। बताइए बात सही है गलत है। यानी आपको पता है कि आपके पास 100 एलिमेंट है, 100 डेटा है, तो आप लिंक लिस्ट के बजाय एरे बनाएं तो ज्यादा सही रहेगा। सही या गलत, जल्दी से बताइए, फटाफट जल्दी जल्दी करिए, जल्दी बताइए। इसका आंसर है सही। जिसने सही बताया है वेरी गुड, और जिसने गलत बताया है तुम बहुत मेहनत करो। यहाँ पे समझो क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। आपको पता है कि ये रन टाइम आपको मेमोरी देता है। रन टाइम मेमोरी तब महत्वपूर्ण होता है जब आपको पता ना हो कितना डेटा मिलना है, ठीक है। लेकिन जब आपको पता है कितना डेटा मिलना है तो आप एरे ले लो, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट का प्रोग्राम थोड़ा सा टफ होता है। और दूसरा, उसमें डाटा हैंडलिंग काफी टफ हो जाती है, आपको थोड़ा सा एडवांस, ये समझ लीजिए एडवांस मेथड है वो सी लैंग्वेज में डेटा लोड करने का या डेटा रखने का। लेकिन एरे का यूज बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और जब आपको पता है कितना डेटा लेना है तो आप एरे ले लो। एरे की एक ही कमी होती है ना कि जब डेटा का पता ना हो तो आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें पता है तो कमी दूर हो गई। आपको पता है कितना डेटा लेना है तो एरे सही हुआ ना। तो 2.9 का सही आंसर क्या है, ट्रू। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा क्रॉस मैच, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए पढ़िए ध्यान से पढ़िए। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपको सही से दिखे, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर। 3.1 यह एक ऑपरेटर है जो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के आकार की गणना करता है। कौन सा ऑपरेटर है जिससे आप स्ट्रक्चर वेरिएबल का साइज का पता लगा सकते हो। स्ट्रक्चर बना के आपने उसका वेरिएबल बनाया है, उसका साइज पता करना है, उसका साइज कितना है, तो आप कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे बताइए फटाफट बताइए। यहाँ पे देखिए ABCD, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। str rev integer float go to double quotation unsigned integers type def struct long integer size of switch pass by address और void। कौन सा ऑपरेटर,
जल्दी बताइए, आप नंबर बोल दीजिए ABCDEFGHIJKLM। इसका सही आंसर है, आपको अगर ध्यान दिए होते तो आपके में सिर्फ एक ऑपरेटर है जिसका नाम है जे। कौन सा सही आंसर है इसका? जे बिल्कुल सही आंसर है, 3.1 का जे। ओके, 3.1 का कौन सा है? जे नंबर। चलिए आगे देखते हैं। फंक्शन जो एक स्ट्रिंग को रिवर्स करता है, फंक्शन वह कौन सा फंक्शन है जिससे आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो? बताइए फटाफट। 3.2 मैं पढ़ चुका हूं, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। आप में से जिन जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, या ए बताया है ये सोच रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए आगे बढ़िए। कांस्टेंट वैल्यू 32767L का एक उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है ये? 32767L, 32767L किसका उदाहरण है? फटाफट बताइए किसका उदाहरण है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। देखिए इसका आंसर इसके क्वेश्चन में छिपा हुआ है। ये जो L लिखा है ना, ये तो आपको समझ में आ रहा है इंटीजर है, लेकिन ये L लिखा है ना, ये बता रहा है कि जो इंटीजर है ये लॉन्ग इंटीजर है। क्या है ये? लॉन्ग इंटीजर। देखिए I नंबर पे लिखा हुआ है, इसका सही आंसर क्या है? I। क्या है? I। चलिए आगे देखिए, अगला पढ़िए 3.4। पासिंग के इस मेथड्स में आर्ग्यूमेंट्स का एड्रेस पास किया जाता है, यानी कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो आपसे कोई ना कोई वैल्यू पास करते हो, तो जब आप वैल्यू में किसी आर्गुमेंट का एड्रेस पास करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? आपने दो मेथड पढ़े थे, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। इनमें दोनों ही नहीं है, एक तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसका सही आंसर है पास बाय एड्रेस, लेकिन इसको पास बाय एड्रेस ना करके इसका सही आंसर होता है पास बाय रेफरेंस। क्या होता है? पास बाय रेफरेंस। आप कंफ्यूज मत होना, पास बाय एड्रेस दिख जाए या रेफरेंस दिख जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? एल नंबर। जो जो लोग एल सोचे थे इसका बिल्कुल सही है। वह कौन सा जंप स्टेटमेंट है? वह, अच्छा इसमें से क्वेश्चन में पूछा है अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट कौन सा है? जल्दी बताइए, बहुत बार बताया है। अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट कौन सा है? 3.5 का कौन आंसर होगा? बताइए फटाफट। 3.5 का आंसर क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी। बिल्कुल सही आंसर इसका डी नंबर, गो टू। मैंने बहुत बार कराया है। अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट एक, जिससे बचो, क्या नाम है? गो टू। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखिए। डेटा का प्रकार जो केवल जीरो और पॉजिटिव नंबर को स्टोर कर सकता है, वह कौन सा डेटा का प्रकार होता है जो सिर्फ जीरो या पॉजिटिव नंबर को स्टोर कर सकता है? बताइए इसका आंसर, फटाफट बताइए। इसका भी आंसर बहुत सरल है, लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा। सिर्फ जीरो या पॉजिटिव नंबर, सिर्फ जीरो और पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कोई सिंबल नहीं। बताइए। जिसका आंसर आ रहा है एफ, बिल्कुल सही है। जिसका आंसर एफ हो रहा है वो बिल्कुल सही है, जिसका नहीं हो रहा है वो ढंग से पढ़े। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर्स का मतलब कोई सिंबल नहीं, कोई सिंबल नहीं मतलब पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सभी स्ट्रिंग कांस्टेंट किस सिंबल के बीच कवर किए जाते हैं? जितने भी स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट के को किस सिंबल के बीच में लिखा जाता है? बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। कौन सा सिंबल होता है जो स्ट्रिंग कांस्टेंट के साथ लगाया जाता है? 3.7 3.7 का आंसर क्या है? ई नंबर। जिसका भी ई आ रहा है बिल्कुल सही है, जिसका भी ई आ रहा है डबल कोड के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है? डबल कोड के अंदर। चलिए आगे बढ़िए। 3.8, यह एक कीवर्ड है जो पहले से उपलब्ध डेटा टाइप को कोई नया नाम देने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपके में कोई पहले से डेटा टाइप है, उसको नया नाम देना चाहते हो तो कौन सा कीवर्ड? इसका वीडियो आपके चैनल पे पड़ा हुआ है, वीडियो चैनल पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इसका आंसर बताएं, फटाफट आंसर बताएं इसका, जल्दी से जल्दी। कौन सा कीवर्ड है जो डेटा टाइप को नया नाम दे सकता है? बिल्कुल सही आंसर है इसका जी नंबर। जिसका भी जी आ रहा है बिल्कुल सही है, जिसका भी जी आया है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। 4.2f का डेटा टाइप है, इसका भी आंसर इसी में लिखा हुआ है। 4.2f का डेटा टाइप है, बताइए। 3.9 का सही आंसर, 3.9 का सही आंसर क्या है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, जिसका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, जिसका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए। 3.10, printf फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? printf फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? printf फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? बताइए, जल्दी बताइए। printf जो फंक्शन होता है उसका रिटर्न टाइप क्या होता है?
आपको एक मैंने आंसर बताया था कि जब कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न कर सकता हो, कुछ भी मतलब फ्लोट, कांस्टेंट, डबल, कुछ भी रिटर्न कर सकता हो, तो उसका डेटा टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है एम नंबर, वॉइड। जब कोई फंक्शन बहुत सारी वैल्यूज रिटर्न कर सकता हो तो उसका रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या रिटर्न करने वाला है, इंटीजर देगा, फ्लोट देगा, डबल देगा, क्या देगा पता नहीं। तो जब कुछ भी दे सकता है तो वॉइड। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है, अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 4.1 फिल इन द ब्लैंक्स, पढ़िएगा ध्यान से। किस सिंबल का प्रयोग पॉइंटर द्वारा बताई गई वैल्यू को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? यानी कि आपको पॉइंटर से कोई वैल्यू एक्सेस करना है, पॉइंटर से कोई वैल्यू निकालना है, तो आप कौन सा सिंबल लगाएंगे? पॉइंटर वाला वीडियो देखें, ठीक है, इसका आंसर मैंने बताया हुआ है। बताइए 4.1 का सही आंसर कौन सा सिंबल लगाओगे पॉइंटर के साथ जब आपको वैल्यू प्राप्त करनी हो? पॉइंटर के साथ कौन सा सिंबल जब वैल्यू प्राप्त करनी हो? बताइए सही आंसर क्या है इसका, जल्दी बताइए। ऑप्शन पढ़ लीजिए, सेमीकोलन, कंडीशनल ऑपरेटर, एस्टेरिस्क, डॉट, मैथ, स्कैनफ, लिंक्ड लिस्ट, इंटीजर, जीरो, वॉइड, एरे, सी टाइप डॉट एच, कांस्टेंट पॉइंटर। देखिए इनका जो है पेपर जिसने बनाया बहुत ही आसान बना दिया है, क्योंकि इसका आंसर इसमें से हर क्वेश्चन के एक ही आंसर है, ऊपर भी सेम था नीचे भी सेम है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, जिसका भी सी आया बिल्कुल सही है, जिसका भी सी आया बिल्कुल सही है। जब भी पॉइंटर से वैल्यू प्राप्त करना हो तो उसके आगे एस्टेरिस्क लगाना होता है, अभी बताया था जस्ट ऊपर, ठीक है। आगे देखिए, जब कोई एरे घोषित किया जाता है तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, जो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके लिए जो एरे का नाम होता है वो क्या होता है? उसका एरे का नाम उसके लिए क्या होता है? एरे का, इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ आपको। जब भी आप कोई एरे डिक्लेयर करते हो तो जो एरे का नाम होता है वो उसके पहले एलिमेंट के लिए कांस्टेंट पॉइंटर होता है। इसीलिए जब आपने देखा था, जब मैंने पॉइंटर वाले वीडियो में एरे में आपको आपको पॉइंटर में आपको एरे इनिशियलाइज कराया था, तो मैंने वहां एड्रेस नहीं लगाया था, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो उसके फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो एरे का नाम होता है ना, वो उसके लिए खुद ही पॉइंटर होता है। तो इसलिए ये अगर पॉइंटर था ना, तो ये मान लीजिए एक पॉइंटर है, ठीक है, तो आप सीधे सीधे एरे का नाम दे दो तो उसमें ऑटोमेटिकली उसका फर्स्ट यानी कि उसका जो बेस एड्रेस होता था उसका एड्रेस इनिशियलाइज हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो आपका एरे होता है ना, तो जो एरे का जो नाम होता है वो उसके पहले एलिमेंट के लिए खुद ही पॉइंटर होता है, ये समझो, ठीक है। पॉइंटर कैसा? कांस्टेंट पॉइंटर, जो सिर्फ एक ही वैल्यू को पॉइंट करेगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? एम नंबर। इसका सही आंसर क्या है? एम नंबर। पॉइंटर वाला वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा, ठीक है, पॉइंटर पार्ट 2 आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। एम पाई एक कांस्टेंट, हाँ एम पाई एक कांस्टेंट है, एक्चुअली इसका प्रयोग पाई के लिए किया जाता है, पाई के लिए, ठीक है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7, ठीक है। और ये आपके कांस्टेंट पहले से दिया हुआ है, और इससे पूछा है कि किस फाइल में होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये किस हेडर फाइल में होता है एम पाई? आपका आंसर बहुत ही आसान है, इसका बहुत ही आसान है, एम पाई का यूज कहाँ होता है? पता नहीं, बताइए इसका आंसर क्या है? 4.3 का आंसर, जल्दी कमेंट करिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ई नंबर। जिसका भी ई आया है बिल्कुल सही है, जिसका भी ई आया है बिल्कुल सही है, और नहीं आया है तो चेक करो। आगे बढ़िए। वह कौन सा फंक्शन है जो एसटीडी इन स्ट्रीम, एसटीडी इन स्ट्रीम मैंने आपको बताया, एसटीडी इन स्ट्रीम का मतलब जो भी फंक्शन इनपुट लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? एसटीडी इन फंक्शंस बोलते हैं। और इनमें से कौन सा फंक्शन है जो इनपुट लेता है? पढ़ा ए से लेके एम तक में कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जो इनपुट लेता है? एक ही दिया हुआ है, बताइए वो कौन सा है? बताइए वो कौन सा है? 4.4 का आंसर क्या होगा? 4.4 का आंसर क्या होगा, जल्दी। जिसका भी एफ आ रहा है बिल्कुल सही है, जिसका भी एफ आ रहा है बिल्कुल सही है, जिसका भी एफ है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए। 4.5, किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है? मैंने बहुत बार कराया है, किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है, जल्दी बताइए। 4.5, 4.5 क्या है आंसर? 4.5 का आंसर क्या है? इसका आंसर है एच नंबर। क्या है? एच नंबर। किसी भी फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। चलिए आगे बढ़िए। डू व्हाइल लूप में कंडीशन के बाद किस सिंबल की आवश्यकता होती है? डू व्हाइल लूप में कंडीशन के बाद कौन सा सिंबल लगता है, जल्दी बताइए। इसको भी मैंने कई बार कराया है, बहुत बार कराया है। 4.6 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? डू व्हाइल लूप में कंडीशन के बाद कौन सा सिंबल लगता है? पढ़िए, इसका सही आंसर है ए नंबर। आपको पहले से पता होना चाहिए कि सिर्फ डू व्हाइल लूप ही ऐसा लूप है जिसमें लूप के बाद सेमीकोलन लगता है, अन्य किसी लूप में नहीं लगता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.7, स्ट्रक्चर्स के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए किस सिंबल का प्रयोग होता है?
स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए किस सिंबल का प्रयोग होता है? 4.7 स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना है, कौन सा सिंबल बताइए इसका आंसर। स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को एक्सेस करना है, कौन सा सिंबल लगाओगे? स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर, स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को एक्सेस करना है, कौन सा सिंबल? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है क्या? आपको पता है कि जब ये स्ट्रक्चर से मेंबर को एक्सेस करना है तो नॉर्मली एक्सेस करना है तो वेरिएबल के नाम से एक्सेस करना है तो डॉट, और पॉइंटर से एक्सेस करना है तो एक्सेस ऑपरेटर। तो ऊपर कौन सा दिया हुआ है? देखो डी नंबर पे लिखा है डॉट, तो इसका सही आंसर क्या है? डी नंबर। जिसका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़िए। डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम निष्पादन के दौरान डेटा शामिल और डिलीट करने की सहायता करता है। यानी कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप रन टाइम में डेटा ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। रन टाइम यानी प्रोग्राम चल रहा है उसी टाइम पे, ठीक है, प्रोग्राम चल रहा है उसी टाइम पे आप डेटा डाल सकते हो और डिलीट कर सकते हो। आपको पहले से वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। वो कौन सा होता है? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होगा ना। कौन सा स्ट्रक्चर? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? 4.8। आंसर मैंने बता दिया, आप लोग इसका आंसर बताओ। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बताइए इसका आंसर, फटाफट बताइए। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। 4.8 का आंसर क्या है? 4.8 का सही आंसर है जी नंबर। जिसका भी जी आया बिल्कुल सही। आगे बढ़िए। करने के लिए ग्लोबल वेरिएबल स्वतः ही आरंभ हो जाता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं मुझे समझ में रहा है, मैं इसका इंग्लिश वाला वर्जन देख लेता हूँ। ये क्या कह रहे हैं? ग्लोबल वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड टू बाय डिफॉल्ट, यानी ग्लोबल वेरिएबल्स में ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू रहती है? ग्लोबल वेरिएबल जब भी आप बनाते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू रहती है? इसके लिए आपको स्टोरेज क्लास वाला वीडियो देखना होगा। स्टोरेज क्लास वाले वीडियो मैंने काफी डिटेल बताया है, ठीक है। ग्लोबल उसका वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से जाके चेक कर सकते हो बाद में। क्या करना मतलब ग्लोबल वेरिएबल जब आप बनाते हो तो उसमें क्या वैल्यू रहती है? उस वेरिएबल में क्या वैल्यू रहती है, बताइए फटाफट। 4.9 का सही आंसर, 4.9 का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 0। जब भी आप ग्लोबल वेरिएबल बनाते हो तो उसमें गार्बेज नहीं रहता। जब भी आप कोई और वेरिएबल बनाओगे तो उसमें क्या रहेगा? गार्बेज रहेगा। लेकिन जब आप ग्लोबल बनाओगे तो उसमें ऑटोमेटिकली 0 रहता है। क्या रहता है? 0। अब आगे बढ़िए। 4.10 आपके लिए तो क्या कह रहा है? एक प्रश्न चिन्ह है और एक कॉलन है। इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं? आपके में क्या लगा हुआ? एक क्वेश्चन मार्क है और एक कॉलन है। इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, बताइए। 4.10 का सही आंसर, 4.10 का सही आंसर क्या है? ए से लेके एम तक ऑप्शन है, ज्यादातर यूज कर लिए, बताओ। कुछ ही बचे हैं, अब तो तुक्का भी लग सकता है। कौन सा ऑपरेटर? कौन सा ऑपरेटर? क्वेश्चन मार्क और कॉलन। जिसका भी आंसर आ रहा है बी बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। अब आपका थ्योरी वाला सेक्शन है। थ्योरी वाला सेक्शन आप लोग सॉल्व करें। अगर आपको कहीं समस्या आती है तो हमें बताएं। इसके वीडियोस अभी बन रहे हैं, जैसे ही बन जाएगा आपके यूट्यूब पे बहुत जल्दी, आपके इस चैनल पे बहुत जल्दी से जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। तब तक आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करें, खुद ही बनाएं। और इस पेपर में जो भी प्रोग्राम्स आए हुए हैं, जितने भी पेपर में प्रोग्राम्स, वो सबके सब आप जरूर चला के देखें, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब लोग, जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोग्राम दिए सबके सब चला के देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जैसे ही जब भी हमारा नया वीडियो है आपको पता चल जाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, कीप वॉचिंग।